दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि एक तरफ दुनिया में मैसिव लेवल पर भूख है, अफलास है, गुर्बत है, एक्सट्रीम पॉवर्टी है, और दूसरी तरफ 1 से 2% ऐसे लोग हैं जिनके पास इतनी दौलत है कि अगले 1000 साल तक वो महाना $1 लाख भी खर्च करते रहे तो उनके पास पैसे नहीं खत्म होंगे। कभी आपने सोचा है कि सोसाइटी के अंदर, चाहे वो ईस्ट हो या वेस्ट, मशरिक हो या मगरिब, इतना मेजर डिसबैलेंस क्यों है? वेल्थ को लेके, दौलत को लेके जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इतनी नाजायज क्यों है? क्यों बेचारा गरीब सारी उम्र एक्सप्लॉइट होता है, उसका रगड़ा लगता है, वो जलील होता है, जबकि दूसरी तरफ अमीर एक बेहतरीन बैलेंस लाइफ गुजार के निकल जाता है? आज की इस बहुत ही क्रिटिकल और इंपॉर्टेंट वीडियो में मैं आपको इसी सवाल का जवाब दूंगा, और यह जवाब होगा तारीख के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट और रेवोल्यूशनरी थिंकर्स की नजर से, जिसमें से एक है कार्ल मार्क्स और दूसरा है फ्रीडरिक एंगल्स। कम्युनिज्म की बात करें तो ये दोनों इस आइडियोलॉजी के स्टॉलवर्ड्स हैं। कार्ल मार्क्स एक कम्युनिस्ट रेवोल्यूशनरी था, सोशियोलॉजिस्ट था, हिस्टोरियन था और इकोनॉमिस्ट था, जिसका जन्म हुआ 5 मई 1818 में। जैसे जैसे वो बड़ा होता गया उसको अंदाजा हुआ वर्किंग क्लास की परेशानियों का, उनकी प्रॉब्लम्स का। इसके ये जो स्ट्रॉन्ग व्यूज और आइडियाज थे, इसने दो रेवोल्यूशनरी थ्योरीज, सोशलिज्म और कम्युनिज्म पर बहुत गहरा असर डाला। इसी तरह फ्रीडरिक एंगल्स एक कमाल का जर्मन फिलोसोफर, सोशल साइंटिस्ट और जर्नलिस्ट था, जिसकी पैदाइश हुई 28 नवंबर 1820 में, यानी कि कार्ल मार्क्स के 2 साल बाद। मॉडर्न कम्युनिज्म की बुनियाद रखने में एंगल्स कार्ल मार्क्स का सबसे करीबी साथी था। 1845 में एंगल्स ने कमाल का मकाला लिखा जिसका टाइटल था द कंडीशंस ऑफ द वर्किंग क्लास। इसी काम की वजह से उसकी कार्ल मार्क्स से एसोसिएशन बढ़ती चली गई। इवेंचुअली ये दोनों मेंबर्स बने जर्मन कम्युनिस्ट लीग के, जहां पर इनसे रिक्वेस्ट की गई कि भाई आप इस ऑर्गेनाइजेशन का मैनिफेस्टो लिखें, मंशूर लिखें, और इसके जवाब में उन्होंने एक पाथ ब्रेकिंग मैनिफेस्टो लिखा जिसका टाइटल है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि दुनिया में आज तक जितनी भी किताबें पब्लिश हुई हैं उसमें सबसे ज्यादा पब्लिश होने वाली ये दूसरे नंबर पर किताब आती है। अक्सर लोग इस बात से कंफ्यूज हो जाते हैं कि कम्युनिज्म का असल फलसफा है क्या। आज इस छोटी सी किताब के जरिए मैं आपकी सारी कंफ्यूजन दूर कर दूंगा और आपको बहुत ही आसान जबान में समझा दूंगा कि व्हाट इज कम्युनिज्म, कम्युनिज्म एक्चुअली है क्या, इसकी बर्थ किस वजह से हुई, ये किस वजह से इतना प्रोलिफरेट हुआ, और किस वजह से कार्ल मार्क्स और एंगल्स का ये जो मैनिफेस्टो था ये इतना पॉपुलर हुआ। इसके बारे में जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। लेट्स बी बैक। तो जनाब, कहानी का हम लोग आगाज करते हैं 19वीं सदी से, यानी कि 19th सेंचुरी से, जब यूरोप तेजी से इंडस्ट्रियलाइज हो रहा था और लोगों ने मैसिव लेवल पर फैक्ट्रीज में काम करना शुरू कर दिया था। ऐसे में मार्क्स और एंगल्स ने सवाल किया कि हमेशा अमीर शख्स ही क्यों पॉलिटिकली और सोशली पावरफुल होता है, कभी अपना पसीना नहीं बहाता, जबकि गरीब सारी उम्र फैक्ट्रीज में काम करता करता अपनी जिंदगी गुजार देता है। दोस्तों, इस $1 मिलियन क्वेश्चन का जवाब छुपा हुआ है इकोनॉमिक्स में। अब इससे आगे आपने मेरी जो बात है उसको बहुत ही गौर से सुनना है। सोसाइटी में यूजुअली छोटा बड़ा हर चेंज इकोनॉमिक्स ड्राइव कर रही होती है, और जो हमारे सोशल रिलेशनशिप्स हैं, यानी कि जो समाजी ताल्लुकात हैं, उनको ट्रिगर करती है मोड ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि वो तरीके जिसके जरिए हम अपनी जिंदगी की जरूरियात को पैदा करते हैं, जैसा कि रोटी, कपड़ा, मकान या ट्रांसपोर्टेशन। आज से सैकड़ों साल पहले इंसान सिर्फ एक हंटर और गैदरर था, यानी कि पूरा दिन वो शिकार करता और खाने की चीजों को जमा करता, क्योंकि उस जमाने में लोगों के पास वसाइल नहीं थे और सारे लोग मोर और लेस एक ही जैसा काम करते थे। इसीलिए मुआशरे में कोई क्लास डिस्टिंक्शन नहीं थी, कोई तबकाती निजाम नहीं था। पीपल वर मोर और लेस इक्वल। देन केम फार्मिंग। लोगों ने काश्तकारी करना शुरू की, जमीन से अपने लिए अनाज, सब्जी, फल उगाना शुरू किए। ये निहायत इनकलाबी और एफिशिएंट तरीका था जिसके जरिए लोगों ने खाने को प्रोड्यूस करना शुरू किया। देखते ही देखते जो लैंड ओनर्स थे, जो जमींदार थे, उनके पास इतना अनाज हो गया कि उन्होंने लोगों को बेचना शुरू कर दिया। क्लास डिफरेंस की जो सारी गेम है उसका आगाज यहीं से होता है। जब इन जमींदारों ने अपने फल को, अपने अनाज को बेचना शुरू किया तो सोसाइटी के अंदर एक दर्जा बंदी, एक हायरार्की बन गई। एक तरफ वो लोग थे जो इस फूड सप्लाई को कंट्रोल करते थे, और दूसरी तरफ वो लोग जो इन खेतों में काम करते थे। सोसाइटी का कंट्रोल उस शख्स के हाथों में होता जिसके पास दौलत और जमीन होती। दे कुड डू एब्सोल्युटली एवरीथिंग। यहां से मुआशरे में दो क्लासेस कायम हुई। एक थे ऑप्रेसिव, यानी कि जालिम, और दूसरी तरफ थे ऑप्रेस्ड, यानी कि मजलूम, जिनके ऊपर जुल्म किया जाता।
उस जमाने में यूरोप में चर्च यानी कलीसा बहुत ज्यादा पावरफुल था। इसकी वजह यह थी कि चर्च और एरिस्टोक्रेट्स कंट्रोल करते थे जमीन को। याद रखें, किसी भी फ्यूडल सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जमीन। जिसके पास जमीन होती है वही बादशाह होता है। जो बाकी लोग थे उनकी मजबूरी थी चर्च और इन एरिस्टोक्रेट्स, इन वडेरों के लिए काम करना। ये सारा दिन भेड़ बकरियों की तरह काम करते और सारा मुनाफा जाता चर्च और इन वडेरों के पास। 18वीं सदी में जब यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन का स्टार्ट हुआ तो ये जो लेबर फोर्स थी, इनको लेबर करने का एक और जरिया मिल गया और वो था फैक्ट्री वर्क। इस फैक्ट्री वर्क ने सोसाइटी में एक नई क्लास को जन्म दिया जिसको आम जबान में बोर्जुआसी या बोर्जुआ कहा जाता है। ये वर्ड टिपिकली रेफर करता है उन मटीरियलिस्टिक मिडिल और अपर क्लास को, उन सरमायादारों को जो इन फैक्ट्री के जरिए मुनाफा बनाते थे। इसी फैक्ट्री वर्क ने मॉडर्न कैपिटलिज्म की बुनियाद रखी। यूरोप में फ्यूडल सिस्टम तो खत्म हो गया, लेकिन सोसाइटी में जो हायरार्की थी, जो दर्जाबंदी थी, वो वैसे ही कायम रही। एक तरफ थे वर्कर्स जो थोड़ी सी उजरत के लिए फैक्ट्रीज में काम करते थे और दूसरी तरफ थे ये सरमायादार, ये बोर्जुआजी। यहां पर ये जो कैपिटलिस्टिक स्ट्रक्चर है इसको मैं एक बहुत ही इजी और सादा मिसाल से समझा देता हूं। समझे ये एक कुर्सी है जिसकी रिटेल प्राइस है 10,000 रुपए। एक कैपिटलिस्टिक स्ट्रक्चर में इसकी जो कॉस्ट होगी, यानी कि इसको बनाने का जो खर्चा होगा, वो 2 से 3,000 होगा और इस 3,000 में मजदूर की मजदूरी होगी सिर्फ 500 रुपए। कहां 10,000 रुपए और कहां 500 रुपए। यानी कि एक सरमायादार को इस कुर्सी को बेच के मिलेंगे तकरीबन 7,000 रुपए, जबकि जो लेबर है जिसने ये कुर्सी बनाई है उसको मिलेंगे सिर्फ 500 रुपए। इसी वर्किंग क्लास और लेबर को प्रोलेटेरिएट का नाम दिया जाता है। इनको किसी भी कैपिटलिस्टिक स्ट्रक्चर में उतनी उजरत दी जाती है, उतनी सैलरी दी जाती है, उतनी तनख्वाह दी जाती है जिससे इनकी बेर मिनिमम जिंदगी की जरूरियात पूरी हो सके। और जब तक ये लोग काम करते रहेंगे तब तक ही ये लोग जिंदा रहेंगे। As soon as they give up work, सोसाइटी को इनकी कोई जरूरत नहीं रहेगी। इन दोनों का कहना था कि कम्युनिस्ट का काम है पूरी दुनिया के वर्कर्स को यूनाइट करना फॉर अ कॉमन कॉज विदाउट एनी नेशनल बाउंड्रीज। कम्युनिज्म के कुछ मोटे मोटे पॉइंट्स पर नजर डालें तो सबसे पहले यह कि वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को बिल्कुल पसंद नहीं करते। अब ये बात बड़ी कंफ्यूजिंग लगती है क्योंकि एक आम शख्स की सबसे बड़ी ख्वाहिश जिंदगी में ये होती है, उसका सबसे बड़ा ड्रीम ये होता है कि उसके सर पर अपनी छत हो। मार्क्स, एंगल्स और कम्युनिस्ट का मानना यह है कि जो वर्किंग क्लास है दे कैन नेवर अफोर्ड अ प्राइवेट प्रॉपर्टी। वो कभी भी अपना घर नहीं बना पाते। इनफैक्ट दे बिकम इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। ये उस आग का ईंधन बन जाते हैं जिसके जरिए कोई भी सरमायादार अपना मुनाफा बनाता है। उनका मानना था कि किसी भी सोसाइटी के अंदर जब कैपिटल क्रिएट होता है तो वो किसी एक शख्स की वजह से नहीं होता, उसके पीछे पूरी सोसाइटी का कंट्रीब्यूशन होता है। लिहाजा जो वेल्थ जनरेट होती है उसकी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए। दैट्स व्हाई दे एब्सोल्युटली हेट प्राइवेट ओनरशिप। कम्युनिस्ट यूनियनाइजेशन पर भी बहुत बिलीफ रखते हैं। उनका मानना है कि पूरी दुनिया के मजदूर अगर यूनाइट हो जाएं तो वो किसी भी सरमायादार को हिला के रख देंगे। सो वर्कर्स की पावर इज द मेन सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉर कम्युनिस्ट। ये जो किताब है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, उसमें उन्होंने कहा है कि अगर आपने कोई भी कम्युनिस्ट सोसाइटी क्रिएट करनी है तो उसके लिए आपको 10 कंडीशंस के ऊपर काम करना पड़ेगा, जिसमें सबसे पहली बात यह है कि आपने प्राइवेट प्रॉपर्टी को अबॉलिश करना होगा। क्योंकि जब जमीन प्राइवेट ओनरशिप पर होती है तो उससे क्लास डिस्टिंक्शन होती है। प्राइवेट ओनरशिप तबकाती निजाम को प्रमोट करती है। लिहाजा जो जमीन है और उसे जो जनरेट होने वाला रेंट है वो सिर्फ पब्लिक के इस्तेमाल में होना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये कि हैवी टैक्सेशन होनी चाहिए ताकि जो दौलत है, जो वेल्थ है, वो किसी एक जगह पर जमा ना हो सके। तीसरा पॉइंट जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में मार्क्स और एंगल्स ने लिखा वो था विरासती दौलत के खिलाफ। कम्युनिस्ट विरासती दौलत के बहुत अगेंस्ट होते हैं क्योंकि कम्युनिस्ट के मुताबिक विरासती दौलत उन्हीं लोगों के हाथ में रह जाती है जो ऑलरेडी अमीर होते हैं। चौथा पॉइंट ये कि वो लोग जो वतन छोड़कर चले जाते हैं उनकी जमीन उनके कोई काम की नहीं है, लिहाजा उस जमीन के ऊपर रियासत का हक होना चाहिए। पांचवा पॉइंट ये कि वो इंस्टीट्यूशंस, वो इदारे जो सूद पर लोगों को उधार देते हैं वो सिर्फ स्टेट के कंट्रोल में होने चाहिए थ्रू द क्रिएशन ऑफ अ नेशनल बैंक। छठा पॉइंट ये कि हर शख्स को आजादी है मूवमेंट की, वो कहीं भी घूम फिर सकता है। लिहाजा जो ट्रांसपोर्टेशन का इदारा है वो सेंट्रलाइज होना चाहिए और रियासत के कंट्रोल में होना चाहिए। अगला पॉइंट ये कि हमारी ज्यादातर जो जमीन है वो अंडर यूज्ड रहती है, लिहाजा स्टेट यानी रियासत का काम है कि वो लैंड को कल्टीवेट करे और मिट्टी की क्वालिटी को इंप्रूव करे। आठवां पॉइंट ये कि ज्यादातर लोग बहुत कम लोगों के फायदे के लिए काम करते हैं, लिहाजा हर शख्स को काम करना चाहिए।
इसके अलावा आहिस्ता आहिस्ता शहर और गांव का फर्क खत्म होना चाहिए और इनमें आबादी की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए। और आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि किसी भी शख्स की जिंदगी में उसके बचपन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। लिहाजा पब्लिक स्कूल्स में जो तालीम है उसको फ्री होना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ सकें। और वो फैक्ट्रियां जिसमें बच्चे काम करते हैं उनको खत्म कर देना चाहिए। ये जो कंडीशंस प्रेजेंट की कार्ल मार्क्स और एंगल्स ने, ये उस जमाने के हिसाब से रेवोल्यूशनरी थी, ट्रांसफॉर्मेशनल थी। इन रेडिकल आइडियाज को क्रिटिक भी बहुत किया गया। फॉर एग्जाम्पल, वो लोग जो कम्युनिज्म के खिलाफ थे उन्होंने कहा कि ये आइडियोलॉजी फैमिली वैल्यूज और बॉन्ड्स को डिग्रेड करती है, जिसके जवाब में मार्क्स और एंगल्स ने कहा कि जो कैपिटलिस्टिक स्ट्रक्चर है उसने ऑलरेडी फैमिली वैल्यूज को, फैमिली स्ट्रक्चर को तबाह बर्बाद कर दिया है। माँ सारा दिन फैक्ट्री में काम करती है, बाप भी वही काम करता है और बच्चे भी फैक्ट्रीज में स्लेव्स की तरह, गुलामों की तरह काम करते हैं। इसी तरह कुछ लोगों ने क्रिटिक किया कि कम्युनिज्म मजदूरों से, वर्किंग क्लास से उनकी नेशनैलिटी छीन लेता है। इसके जवाब में मार्क्स ने कहा कि वर्कर्स की कोई नेशनैलिटी नहीं। नेशंस के जो नेशनलिस्ट एट्रीब्यूट्स हैं, जो वैल्यूज है, जो तारीख है, वो वर्कर्स के लिए नहीं है। वर्कर्स को रिप्रेजेंट करती है उनकी मजदूरी और समाज में जो उनके ऊपर जुल्म होता है। इसी तरह कुछ लोग क्रिटिक करते हैं, जो कम्युनिज्म के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पिवटल क्रिटिक है, वो ये कि कम्युनिज्म मजहब को डिग्रेड करता है, बिलिटल करता है, मजहब को नहीं मानता। जिसके जवाब में मार्क्स और एंगल्स ने कहा था कि हिस्टोरिकली जो मजहब है वो एरिस्टोक्रेट्स को सपोर्ट करता है। जिन लोगों के पास दौलत है, मजहब उन्हीं के साथ होता है। लिहाजा कम्युनिज्म का काम है सोसाइटी को नया मॉरल कोड देना, ताकि मजहब का नाम लेके मुआशरे के जो एलिट्स हैं वो अवाम को ऑप्रेस ना कर सकें। सो ऑल इन ऑल कम्युनिस्ट क्या चाहते हैं? वो एक ऐसी सोसाइटी चाहते हैं जो क्लासलेस हो, मनीलेस हो और स्टेटलेस हो, जिसमें मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कुछ लोगों के कंट्रोल में ना हो बल्कि पब्लिक यानी अवाम के कंट्रोल में हो। आई होप आज की वीडियो के बाद आपको कम्युनिज्म के हवाले से काफी क्लैरिटी मिल गई होगी। सो आज अपनी गुफ्तगू को, अपने डिस्कोर्स को यहीं तक लिमिटेड रखते हैं। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर देना है कि कम्युनिज्म के हवाले से और कौन से एस्पेक्ट्स हैं जिनके बारे में आप चाहते हैं कि मैं आपसे बात करूं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।